नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के स्टडी प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। तो कल हमने मॉनसून क्या होता है, कैसे कैसे भारत में मॉनसून आता है, कौन सा मॉनसून आता है, तो दिशा के हिसाब से दक्षिण पश्चिम मानसून आता है और लौटता हुआ मानसून जो होता है वो उत्तर पूर्वी मानसून होता है, जहाँ पर 20% रेनफॉल हम लोग टोटल पाते हैं भारत में, और बाकी 80% जो है दक्षिण पूर्वी मानसून के द्वारा पाते हैं। सारे पॉइंट्स हमने देख लिए थे। उसके बाद पश्चिमी डिस्टर्बेंस, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस या पश्चिमी विक्षोभ को भी देख लिया था कि जाड़े में बारिश कराता है, किन इलाकों में कराता है, कि उत्तरी हिमालय में थोड़ा सा बर्फबारी कराता है, बाकी दिल्ली चंडीगढ़ आसपास के क्षेत्रों को लेकर के, और फिर नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्रों में बारिश कराता है जाड़े में। ठीक है, तो ये चीज़ें हमने देखी थी। एक बार हम क्या करते हैं कि जो टेक्स्ट है बुक का वो पढ़ते हैं और आगे की चीज़ें करते हैं। जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ क्विज़ करना स्टार्ट करेंगे, देखते हैं कि क्विज़ कब करेंगे। तो टेक्स्ट के हिसाब से मानसून की उत्पत्ति कैसे हो रही है, उसमें मैंने एक टॉपिक नहीं बताया था, ITCZ, वो भी मैं अभी आपको क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, तो अब बात होती है कि मानसून जो है प्रारंभ होता है, तो मानसून की उत्पत्ति जलीय और स्थलीय भागों के भिन्न भिन्न दर एवं मात्रा के कारण गर्म होती है। जैसे जो स्थल है वो ज़्यादा गर्म होगा, ठीक है, सोच के देखिए, क्योंकि वो सॉलिड है, और जो जल है वो कम गर्म होगा, ठीक है, जब उसको धूप मिलेगी। सिमिलरली स्थल जल्दी ठंडा हो जाएगा और जल जो है वो धीरे धीरे ठंडा होगा। ये सारा कुछ होता है स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ हीट के कारण, CP के कारण। ठीक है, उतनी चीज़ें डेप्थ में नहीं समझेंगे, बस ये जानेंगे कि स्थल जल्दी ठंडा होगा और जल्दी गर्म होगा। ठीक है, और जल जो है वो देर से गर्म होगा और देर से ठंडा होगा। होता क्या है कि ग्रीष्म ऋतु में भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में तापमान बहुत अधिक हो जाता है, जैसा कि मैंने बताया भी था, जिसके कारण वहाँ पर निम्न वायुदाब क्षेत्र विकसित हो जाता है, जिसको एक्सेसिव लो प्रेशर कहते हैं। इसके विपरीत हिंद महासागर अपेक्षाकृत ठंडा रहता है और वहाँ उच्च वायुदाब क्षेत्र बनता है। अतः इससे क्या होता है कि जो इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन होता है, जिसको हम लोग ITCZ या अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र कहते हैं, वो उत्तर की ओर स्थानांतरित हो जाता है। अब ITCZ क्या है ये देखो। तो अमूमन क्या होता है कि मैंने बताया था कि लो प्रेशर जो है आपके इक्वेटर के पास पाया जाता है। ठीक, लो प्रेशर इक्वेटर यानी कि 0 डिग्री के आसपास पाया जाता है। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है कि जो भारत के उत्तरी इलाका है, ठीक है, ये उत्तरी क्षेत्र जो है भारत का ऊपर का एरिया, वो ज़्यादा ही गर्म हो जा रहा है और नीचे का हिंद महासागर वाला एरिया ठंडा रह रहा है। तो इससे जो ITCZ आपकी इक्वेटर के आसपास होनी चाहिए वो कहाँ शिफ्ट हो जाती है, तो वो शिफ्ट हो जाती है ऊपर की ओर। ठीक है, ज़्यादा चौड़ा ही शिफ्ट हो गया, लेकिन समझ जाइए बस कि वो शिफ्ट हो जाती है ऊपर की ओर। ठीक है, और ITCZ जब ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाता है तो उस क्षेत्र में निम्न वायुदाब वाला क्षेत्र बनता है। ठीक है, यानी कि हीटअप ज़्यादा होता है। यहाँ पर क्या होता है कि उत्तरी और दक्षिणी गोलार्धों से व्यापारिक पवनें या ट्रेड विंड आकर के मिलती हैं और इस क्षेत्र में वायु ऊपर की ओर उठती है। इसके उत्तर की ओर खिसकने से दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें 40 डिग्री से दक्षिण 60 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य भूमध्य रेखा पार करती हैं, और दिशा परिवर्तन के बाद तो कौन सा लॉ लगता है दिशा परिवर्तन के लिए, तो फेरल का नियम लगता है, और दिशा परिवर्तन के बाद ये दक्षिण पश्चिम मानसून के रूप में भारत में प्रवेश करती हैं। जैसे मैंने बताया था कि यहाँ से ऑस्ट्रेलिया साइड से आने वाली जो आपका दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें हैं, ये इक्वेटर पार करके दाहिने ओर जो है मुड़ती हैं और भारत के ओर आती हैं दक्षिण पूर्वी मानसून के रूप में। ITCZ की स्थिति में परिवर्तन का संबंध हिमालय के दक्षिण भाग में पश्चिमी जेट प्रवाह द्वारा अपनी स्थिति के प्रत्यावर्तन या अल्टरनेशन से भी होता है। ठीक है, तो एक और कारण है जिस कारण ITCZ परिवर्तित हो रहा है, वो ये है कि हिमालय का जो दक्षिणी भाग है वहाँ पर पश्चिमी जेट प्रवाह अपनी स्थिति परिवर्तन करता है, इस कारण से भी ITCZ शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, पूर्वी जेट प्रवाह की उत्पत्ति हिमालय और तिब्बत के उच्च स्थलों के ग्रीष्म तापन से होती है। तो पूर्वी जेट प्रवाह, कभी कभी प्रश्न पूछा है कि पूर्वी जेट प्रवाह कहाँ से निकलता है, तो हिमालय है। ठीक है, हिमालय है और यहाँ पर तिब्बत के पास आपका एक प्लेटू पड़ता है जिसका नाम है तिब्बत का पठार या तिब्बतन प्लेटू। तो ये जो है गर्मियों में अत्यधिक गर्म हो जाता है। ठीक है, तो इस कारण जो है यहाँ से पूर्वी जेट प्रवाह की उत्पत्ति होती है। इन उच्च स्थलों में हुए विकिरण से क्षोभ मंडल में वायु की दक्षिणावर्त परिसंचरण यानी क्लॉक और सर्कुलेशन आरंभ हो जाता है और वायु राशियां दो दिशाओं में चलने लगती हैं। इन दिशाओं में एक भूमध्य रेखा की ओर बहने लगती है, जिसे पूर्वी जेट प्रवाह के नाम से जाना जाता है। ठीक है,
और वहीं जो पश्चिमी जेट प्रवाह है वो मध्य एशिया के ऊपर बहता रहता है। तो कल हमने ये भी समझा था वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के साइड जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे। भारतीय जलवायु पर हिमालय और तिब्बत का बहुत गहरा प्रभाव इस हिसाब से पड़ता है कि भाई तिब्बत के ऊपर की जो वायु है वो गर्म हो जाती है और गर्म होने के बाद वो क्या करती है, क्लॉकवाइज घूमती है, ठीक है, और ऊपर उठती है, जिससे जेट प्रवाह स्टार्ट होता है, पूर्वी जेट प्रवाह। भारत में मानसून पवनों की उत्पत्ति हिमालय एवं मध्य एशिया के ग्रीष्म तापन एवं भूमध्य रेखीय द्रोणी के ऊपर की ओर स्थानांतरण के संयुक्त प्रभाव का परिणाम है। तो अगर भारत में मानसून की बात की जाए तो पवनों की उत्पत्ति जो हिमालय और मध्य एशिया के ग्रीष्म तापन के कारण हो रही है या भूमध्य रेखीय द्रोणी के ऊपर की स्थानांतरण जो हो रहा है उसका सबका मिलाकर के एक कंबाइंड इफेक्ट कहलाता है। मानसूनी वर्षा मानसून वर्षा निरंतर नहीं होती है, इसके वर्षा काल में अंतर पाया जाता है। भारत के उत्तरी मैदान में बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न होने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात वर्षा करते हैं, जबकि पश्चिमी तटीय भाग में वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा होती है, ठीक है। और भारत के पश्चिमी तट पर वर्षा की गहनता समुद्र से दूर घटने वाली मौसमी दशाएं तथा पूर्वी अफ्रीका के तट के साथ भूमध्य रेखीय जल प्रवाह की स्थिति पर भी निर्भर करती है। एक वर्ड और आता है मानसून द्रोणी किसे कहते हैं या मानसून ट्रफ किसे कहते हैं। तो बंगाल की खाड़ी में जो उठने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात हैं उनकी संख्या तथा उनका मार्ग ITCZ की स्थिति पर निर्भर करता है कि ITCZ पर डिपेंड कर रहा है कि जो बंगाल की खाड़ी में ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आ रहे हैं उनकी कितनी संख्या होगी और उनका मार्ग कैसा होगा, ठीक है। तो इसे ही मानसून द्रोणी या मानसून ट्रफ के नाम से जाना जाता है। मानसून में विच्छेद यानी कि ब्रेक इन द मानसून क्या होता है, अगला जो टॉपिक है वो भी क्लियर कर दे रहा हूँ। जब मानसून पवन 2 सप्ताह या इससे अधिक अवधि के लिए वर्षा करने में असफल रहती है, जैसे मानसून आ गया, मालाबार के तट पे पहुंचा, लेकिन उत्तरी भारत में आकर के वर्षा ही नहीं कर रहा है, लगभग 2 हफ्ता या उससे अधिक, लगभग 21 दिन के आसपास बीत गया, तो ऐसा माना जाता है कि वर्षा काल शुष्क दौर में आ जाती है और इसे मानसून का विच्छेद कहते हैं कि मानसून थोड़े टाइम के लिए पॉज ले लिया है या मानसून जो है वो आपका ब्रेक लेता है। मानसून विच्छेद का प्रमुख कारण उष्णकटिबंधीय चक्रवातों में कमी आना या भारत में ITCZ की स्थिति में परिवर्तन आना है। तो ये भी हो सकता है, 2 कारण हैं टोटल। फिर मैंने नेक्स्ट बताया था कि प्रत्यावर्तन क्या होता है या रिट्रीटिंग ऑफ मानसून क्या होता है। मैंने बताया था कि जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून होता है वो भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग से 1 सितंबर से लौटना स्टार्ट कर देता है। मतलब जुलाई से सितंबर तक तो मानसून का समय चलता है, लेकिन सितंबर से यानी कि पहले सितंबर से हम लोग ये मानते हैं कि रिट्रीटिंग ऑफ मानसून स्टार्ट होता है, ठीक है। और 15 सितंबर तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात के अधिकांश भागों से चला जाता है। मध्य अक्टूबर तक दक्षिण पश्चिम मानसून दक्षिणी प्रायद्वीप तक लौट जाता है। लौटती हुई पवनें बंगाल की खाड़ी से जलवाष्प ग्रहण कर लेती हैं और उत्तर पूर्वी मानसून के रूप में तमिलनाडु पहुंचकर वहां पर वर्षा करती हैं। इसमें वृष्टि छाया क्षेत्र, मैंने बताया कि केरल में बारिश नहीं होती है और केरल को वृष्टि छाया क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पर आते हैं वर्षा की वर्षा कब कब हो रही है। मानसून अलग है, अब मानसून के जरिए ही वर्षा कब कब हो रही है। तो भारत में सामान्य रूप से जून से सितंबर तक वर्षा ऋतु मानी जाती है, जो कि संपूर्ण देश पर दक्षिण पश्चिम मानसून का प्रभाव होता है उस समय। और इस समय उत्तर पश्चिमी भारत में ग्रीष्म ऋतु में बना निम्न वायुदाब का क्षेत्र अधिक तीव्र एवं व्यवस्थित होता है। इस निम्न वायुदाब के कारण ही दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक हवाएं जो कि दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा की ओर से भूमध्य सागर को पार करती हैं और भारत की ओर आकृष्ट होती हैं। यानी कि फिर से फेरल के नियम से वही सेम चीज़ रिपीट कर रहा है कि फेरल के नियम के अनुसार जैसे ही वो इक्वेटर को भूमध्य रेखा को पार करती हैं वो दाहिनी ओर मुड़ जाती हैं और भारत की ओर लो प्रेशर जोन यानी कि एक्सेसिव लो प्रेशर जोन होने के कारण इधर की ओर आकर्षित होती हैं। भारतीय प्रायद्वीप से लेकर बंगाल की खाड़ी एवं अरब सागर तक प्रसारित हो जाती हैं, ठीक है। फिर आपको पता है कि सबसे पहले जाकर के मालाबार कोस्ट में लड़ती हैं, वहां पर नीलगिरी के पास काफ़ी बारिश करती हैं और वो जो क्षेत्र है आपके केरल के आसपास का क्षेत्र, वहां पर निक्षालन हो जाता है मिट्टियों का, जिसको हम लोग लीचिंग कहते हैं। और वहां पर पाई जाने वाली मिट्टियां लैटेराइट मिट्टी हैं जो कि मसालों के लिए बहुत अच्छी होती है। उसमें क्या होता है कि जमीन के जो कंकड़ पत्थर वाले भाग होते हैं वो थोड़े से ऊपर आ जाते हैं और मिट्टी का जो मेन और क्या बोलेंगे आप, थोड़ी चिकना पदार्थ वाली मिट्टी होती है वो थोड़ी सी उसके नीचे बैठ जाती है, जो कि अच्छी होती है मसालों की खेती के लिए, ठीक है। फिर समुद्री भागों में आने के कारण आर्द्रता से परिपूर्ण, यानी कि जब समुद्री भाग में ये पवनें आती हैं तो आर्द्रता ले लेती हैं, यानी कि जलवाष्प ग्रहण करती हैं समुद्रों का, और अचानक भारतीय परिसंचरण से घिरकर 2 शाखाओं में विभाजित हो जाती हैं। फिर जब वो आपका दक्षिणी पश्चिमी मानसून पहुंचता है मालाबार पर, तो वहां पर जो भी पहाड़ियां हैं, जैसे कन्याकुमारी के आसपास में आपका जो अन्नामलाई कार्डमम हिल्स है, वहां से टकरा करके ये 2 भाग में बढ़ जाती हैं। एक अरब सागर शाखा बनती है और दूसरी बंगाल की खाड़ी में विभाजित हो जाती है, ठीक है।
फिर दक्षिणी पश्चिमी मानसून पवनें जब स्थलीय भागों में प्रवेश करती हैं तो प्रचंड गर्जन एवं तड़ी झंझावात के साथ तीव्रता के साथ घनघोर बारिश करती हैं। यानी कि पहली बार ये कैसी बारिश कर रही हैं, तो घनघोर बारिश कर रही हैं। इस प्रकार की पवनों के आगमन एवं उनसे होनी वर्षा को मानसून का फूटना अथवा टूटना कहते हैं। इसी को हम लोग कहते हैं मानसून का फूटना, तो मानसून बर्स्ट भी कहा जाता है। इन हवाओं की गति 30 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक हो सकती है। ये सब डेटा नहीं पूछा जाता है, लेकिन मान लीजिए कि दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में ये भी पूछा जा सकता है। और 1 महीने के भीतर संपूर्ण देश में प्रभावी हो जाता है। मौसम विभाग यानी कि IMD, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट द्वारा प्रस्तुत 2019 के आंकड़े के अनुसार दक्षिण पश्चिमी मानसून जून से सितंबर तक लगभग 971 mm की वर्षा प्राप्त करता है। अगर इसको आप सेंटीमीटर में बदलोगे तो हो जाएगा आप लगभग जो है 100 सेंटीमीटर की वर्षा प्राप्त करता है, जो कि दीर्घकालीन औसत वर्षण का 110% है। वहीं भारत में जो वास्तविक वर्षण होता है वो 130 सेंटीमीटर या 1288 mm, जिसको 130 mm भी मान सकते हैं, ठीक है। और सामान्य वर्षण कितना होता है, तो 120 mm के आसपास होता है। आप प्रिसाइजली 118.7 सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो सेंटीमीटर में भी याद कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर दिया हुआ है कि किस क्षेत्र में ज़्यादा रेनफॉल होता है, किस क्षेत्र में कम रेनफॉल होता है। तो ये ग्राफ आज का सबसे इंपॉर्टेंट ग्राफ होगा। जो भी थ्योरी में पढ़ा रहा हूँ ये तो एक तरह से रिकैपिचुलेशन है पिछले चैप्टर का, लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ें हम लोग देखेंगे जो कि नई होंगी। जैसे सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि सबसे कम बारिश कहाँ होती है। तो MM में ये सारा डेटा दिया हुआ है। तो 600 mm से कम बारिश कहाँ होती है, ठीक है, जिसको हम लोग लेंगे 60 सेंटीमीटर से कम वर्षा। तो आपके लेह लद्दाख के एरिया में होती है, जहाँ 25 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा होती है। कल भी मैंने बताया था, तो सबसे कम होती है यहाँ पर बारिश। उसके अलावा आपका जो क्षेत्र आता है थार का मरुस्थल, वहाँ पर भी कम बारिश होती है। और थोड़ा सा क्षेत्र जो आता है आपका, उसमें जरा सा आपका आएगा क्या बोलते हैं कि महाराष्ट्र का एरिया, महाराष्ट्र के बाद कर्नाटक का एरिया, और कर्नाटक के बाद थोड़ा सा एरिया आता है आपका तमिलनाडु का भी इसमें, ठीक है। तो ये सारे एरिया में भी कुल मिलाकर के कम बारिश होती है। वहीं जो मैंने बताया था कि बारिश जो है सौराष्ट्र में हो जाती थी गुजरात शाखा से, लेकिन कच्छ का कुछ एरिया जो है छूता रह जाता है। तो ये एरिया भी आप देख रहे हो कि कुछ एरिया जो है यहाँ पर भी बारिश बहुत ही न्यूनतम है, ठीक है। तो ये 3 पोर्शन आप लोग याद कर लो। एक तो लेह लद्दाख का पोर्शन याद कर लो, ठीक है, दूसरा थार का मरुस्थल याद कर लो, और तीसरा गुजरात का पोर्शन याद कर लो, रण ऑफ कच्छ का एरिया याद कर लो, ठीक है। आपको पता भी है रन ऑफ कच्छ में भी ऐसे ही डेजर्ट वाइट क्या बोलते हैं नमक जैसा दिखाई देता है, ठीक है। और चौथा पोर्शन जो है उसमें कुछ क्षेत्र आएगा आपका महाराष्ट्र का, कुछ क्षेत्र आएगा आपका बेंगलोर का, और कुछ क्षेत्र आएगा आपका नीचे तमिलनाडु का, ठीक है। तो ये सारे क्षेत्र में भी बारिश नहीं होती है। बारिश नहीं होने का मतलब एक था कि एक आपका लीवर्ड साइड, एक विंडवर्ड साइड होता है, जहाँ पर अनावृष्टि और वृष्टि छाया जिसको बोलते हैं उस तरह का एरिया कवर होता है आपके पश्चिमी घाट के आसपास, इसलिए इस क्षेत्र में बारिश नहीं होती है। कहाँ पर मैक्सिमम बारिश होती है, तो 2000 वाला देखेंगे कहाँ पर मैक्सिमम बारिश होती है। तो जितना भी आपका वेस्टर्न घाट का कॉर्नर का एरिया है, बिल्कुल ठीक है, आप देख रहे हो डार्क कलर से ये दिखाया जा रहा है आपको। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है, जो कि एवरेज रेनफॉल होता है 2000 mm से ज़्यादा, या इसको सेंटीमीटर में पढ़ोगे तो ज़्यादा आसान रहेगा। तो 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश होती है आपकी पश्चिमी घाट में, ठीक है। उसके अलावा कहाँ होती है, तो ये मेघालय के पोर्शन में, जहाँ पहाड़ियाँ हैं उसको छोड़ करके मेघालय के पोर्शन में होती है, ठीक है। मेघालय के अलावा कहाँ होती है, तो मेघालय के अलावा आपका थोड़े से नागालैंड के एरिया में होती है, ठीक है, जहाँ पर आपकी नागा हिल्स पड़ेंगी। और नीचे आते हैं तो त्रिपुरा के क्षेत्र में भी बारिश होती है, ठीक है। तो इन सारे एरियाज में भी बहुत ज़्यादा बारिश होती है। इसके अलावा कहाँ होती है, तो मैंने बताया था कि उत्तराखंड में GLOF की घटना होती है, ठीक है, जिसको बोलते हैं ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड, यानी कि बादल यहाँ पर जाता है अंतिम रूप से और शिवालिक में टकरा करके, जो आपका अरावली वाला बादल होता है, ठीक है, दिल्ली में थोड़ा सा रायसीना में बारिश करता है, ठीक है, और बाकी जा करके आपका उत्तराखंड में जाकर के शिवालिक के एरिया में बारिश करता है और भारी बारिश करता है। तो ये भी पोर्शन यहाँ पर दिख रहा है। उसके अलावा अपर साइड में भी दिख रहा है आपका, 2 स्थान और दिख रहा है, थोड़ा हिमाचल और कुछ आपका जम्मू कश्मीर के एरिया में भी बारिश होती है, ठीक है। इसके अलावा 2 तरह की बारिश और बचती है, जो कि 1 से 2000 mm के आसपास है और 600 से ऊपर है। तो दोनों को देख लेते हैं। सबसे पहली बात कि जब आप पश्चिमी घाट को छोड़ दोगे, उसके जस्ट बगल में जो बारिश हो रही है, पहले पश्चिमी घाट में सबसे ज़्यादा हो रही है मोर देन 2000, और मोर देन 2000 को छोड़ते ही आपका जो पोर्शन में रेड कलर से रंग रहा हूँ, ठीक है, ये देखिए, ये जो पोर्शन रेड कलर से मैं कर रहा हूँ, यहाँ पर 1000 से 2000 होती है, कि सबसे पहले 2000 से ज़्यादा हो रही है पश्चिमी घाट पर, और उसके जस्ट बगल में 1000 से 2000 mm के बीच में हो रही है। लेकिन उसके बाद क्या आता है, उसके बाद का जो क्षेत्र है वहाँ पर फिर क्रमशः कम बारिश होने लगती है, जिसको मैं येलो कलर से आपको दिखाने जा रहा हूँ। तो ये जो पोर्शन है यहाँ पर कंपैरेटिवली कम बारिश हो रही है। ये पूरे नीचे तमिलनाडु का एरिया है, और ऊपर भी आपका महाराष्ट्र का एरिया पड़ेगा, फिर कर्नाटका का एरिया, ठीक है।
तो यहाँ पर भी कम बारिश हो रही है। उसके अलावा कहाँ कम बारिश होती है, तो तमिलनाडु में जहाँ लौटता हुआ मानसून, रिट्रीटिंग मानसून बारिश कर रहा है, वहाँ भी कम बारिश होती है। थोड़ा सा फिर तो रेन शेडो रीजन था, तो लौटता मानसून यहाँ पर बारिश करता है। फिर अपने उत्तर प्रदेश में आएंगे तो आप नीचे के साइड जब देखोगे, ठीक है, तो बुंदेलखंड बघेलखंड वाला एरिया भी थोड़ा सा कम बारिश पाता है, 600 से 1000 mm वाली बारिश ही पाता है। लेकिन जबकि आप उत्तरी भाग देखोगे, जो कि गोरखपुर, सिद्धार्थनगर, बहराइच, ये वाला जो पोर्शन देखोगे, ठीक है, ये जो मैं ऊपर अब येलो कलर से दिखा रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि बढ़िया बारिश मिल रही है, 1000 से 2000 के बीच में बारिश मिल रही है। वहीं बिहार, ठीक है, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और नीचे आपका मध्य प्रदेश, ये सारा कुछ भी बढ़िया बारिश पा रहा है, यहाँ का पूरा एरिया, ठीक है। लेकिन कौन कौन कम बारिश पा रहा है, तो जहाँ जहाँ पानी खत्म हो जाता है या अरावली के कारण बिना पहाड़ से टकराए हुए निकल जाता है, जैसा कि मैंने कल बताया था, तो आपके राजस्थान का कुछ पोर्शन हो गया, ठीक है, उत्तर प्रदेश के नीचे के क्षेत्र का कुछ एरिया आपका जो मध्य प्रदेश में आता है वो एरिया हो गया, ठीक है, या फिर आपका पश्चिमी मध्य प्रदेश का एरिया हो गया, ठीक, गुजरात का क्षेत्र हो गया। तो ये सब क्या पाते हैं, ये सब एवरेज रेनफॉल, लेस देन एवरेज रेनफॉल पाते हैं, 600 से 1000 mm तक की बारिश पा रहे हैं, ठीक है। तो आशा करता हूं कि कुछ चीज़ें यहाँ से क्लियर हो रही होंगी, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं, थियरी पोर्शन के हिसाब से ही हम लोग देख रहे हैं आज। फिर सिमिलर चीज़ वही लिखी हुई है जो कल हमने समझा था। क्या समझा था कि वर्षा ऋतु में क्या होता है, देश का अधिकतर भाग हवाओं की सामान्य प्रवाह यानी कि दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होता है, ठीक है, यानी कि दक्षिण पश्चिम से इस तरह से, इस डायरेक्शन से उत्तर पूर्व की ओर जो है सामान्य रूप से हवाएं चलती हैं। लेकिन आपने देखा था कि नॉर्थ ईस्ट में कुछ जो पहाड़ हैं आपके, जैसे गारू खासी जयंतिया है, वहाँ पर बरेल है इत्यादि जो हिल्स हैं, उसके कारण वहीं पर हवाएं फंस जाती हैं और केवल उन्हीं की उपस्थिति के कारण, यानी कि हिमालय की उपस्थिति के कारण, उत्तर पूर्व और गंगा के मैदान में दक्षिण पूर्व और पूर्व से प्रवाहित होता हुआ लगता है। दक्षिण पूर्व का मतलब क्या हुआ, इस डायरेक्शन से जो बंगाल, बे ऑफ बंगाल वाली शाखा आ रही है वो, और फिर वहाँ से लड़ने के बाद इस डायरेक्शन से उत्तरी मैदान में हवाएं आती हैं, ठीक है। सितंबर महीने से मानसून का प्रत्यावर्तन शुरू होता है, जिसको हम लोग रिट्रीटिंग या लौटता हुआ मानसून बोल रहे हैं, जिसके कारण सूर्य के दक्षिणायन होने का कारण है, यानी कि सूर्य दक्षिणायन हो रहा है कि 21 जून को कर्क रेखा पर जब सूर्य रहता है, अब 21 जून से धीरे धीरे शिफ्टिंग स्टार्ट हो रही है। तो आपका सबसे पहले सितंबर के आसपास इक्वेटर पर आएगा 23 सितंबर को, और फिर उसके बाद फिर आपके मकर रेखा की ओर प्रस्थान करेगा, ठीक है। तो आपके दिसंबर के महीने में फिर मकर रेखा पर पहुंचता है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, जो है अपना आपका है, ठीक है, यानी कि ITCZ जो है उसका दक्षिण की ओर खिसकना कहलाता है। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो फिर कहता है कि इस क्रम में, मतलब सिंपल सी बात है, जो रिट्रीटिंग ऑफ मानसून है वो क्यों हो रहा है, रिट्रीटिंग ऑफ मानसून या लौटता मानसून क्यों हो रहा है, क्योंकि 21 जून को कर्क रेखा पर चमका, ठीक है। अब कर्क रेखा पर चमकने के बाद उसके ऊपर नहीं जाता है, कुछ ऐसी स्थिति है ऋतुओं की कि पृथ्वी के उसके ऊपर सूर्य नहीं चमकेगा। क्या होगा, फिर पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमेगी, सूर्य के चारों ओर भी घूम रही है, तो कुल मिलाकर के ये होता है कि फिर वो कर्क रेखा से आपके भूमध्य रेखा की ओर धीरे धीरे सूर्य शिफ्ट करता है। देखिए, शिफ्टिंग हम लोग सूर्य की बताते हैं, बेसिकली पृथ्वी घूम रही है, तो उसको मैं कभी विजुलाइज कराऊंगा जब भी चैप्टर उस तरह का आता है। लेकिन अभी बस ऐसे समझना है कि जो सूर्य है वो धीरे धीरे किधर शिफ्ट हो रहा है, इक्वेटर की ओर शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। इक्वेटर की ओर शिफ्ट हो रहा है। आपको मैंने बताया कि 23 सितंबर के आसपास वो इक्वेटर पे शार्पली रहेगा, ठीक। तो सितंबर तक तो बारिश ही हो रही है, लेकिन सितंबर के बाद जैसे ही मकर रेखा की ओर होगा, तुरंत आपको रिट्रीटिंग ऑफ मानसून स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि सूर्य क्या हो जा रहा है, दक्षिणायन हो जा रहा है। वही चीज इसमें लिखी हुई है। इस क्रम में उत्तर पूर्व भारत से चलने वाली मानसून बंगाल की खाड़ी से आर्द्रता ग्रहण करके तमिलनाडु, ये पूरी चीजें मैंने बता दी है, फिर से रिवाइज हो रहा है तो इसको नहीं करेंगे। बस ये जानिए कि उत्तर पूर्व में मानसून को कुल 50 से 60% जो है वर्षा प्राप्त होती है। तमिलनाडु में जो दक्षिण पूर्वी मानसून है उसके सहायता से कम बारिश होती है। क्यों? क्योंकि वो आपका एक तरह से रेन शेडो एरिया में पड़ता है और वहां पर बारिश कम होती है, ठीक है। मैंने आपको बताया कि पश्चिमी घाट जो बिल्कुल पश्चिम में है वहां पर सबसे ज़्यादा बारिश हो रही है, लगभग 2000 mm से ज़्यादा, या 200 सेंटीमीटर में उसी को कन्वर्ट कर लो। और उसके जस्ट बगल वाला क्षेत्र, जो पश्चिमी घाट की पट्टी के जस्ट बगल वाला क्षेत्र, वो आपका 1000 से 2000 प्राप्त करता है। लेकिन उसके जैसे ही बगल में आते हो तुरंत 600 to 1000 mm की बारिश या 60 से लेकर के 100 सेंटीमीटर की बारिश प्राप्त होती है, और वो फिर धीरे धीरे घटता जाता है आप जैसे जैसे पूर्व के साइड जाओगे, ठीक है। फिर कह रहा है कि भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाले क्षेत्र क्या थे, तो पश्चिमी घाट था, पूर्वी हिमालय था और मेघालय था, ठीक है। यहां पर 250 सेंटीमीटर या 2500 mm तक की बारिश हो रही है। तो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा बारिश कहां होती है, तो आपका मौसिनराम में होती है, 2500-3000 तक की बारिश हो जाती है, ठीक है।
फिर कह रहा है कि दक्षिण पश्चिम मानसून में इन क्षेत्रों में सर्वाधिक, अच्छा किस कारण से होती है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण यहाँ पर वर्षा होती है। मौसम नाम के बारे में दे दिया कि भारत में ही नहीं तो विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है। भारतीय मौसम विभाग, जिसको बोलते हैं इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, के अनुसार 19 जुलाई 2016 को मौसिनराम में एक दिन में सर्वाधिक बारिश हो गई थी, जिसको 549.2 mm वर्षा दर्ज की गई थी, जो कि मैक्सिमम है। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान याद रखिएगा लेह है। मैंने कई बार आपको बताया कि लेह जो है वो ड्राई डेजर्ट है, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा सूखा हुआ मरुस्थल है, ठीक है ना, उसको कोल्ड डेजर्ट भी कहते हैं, ठीक है, जहां मात्र 6.55 वर्षा रिकॉर्ड हुई थी सेंटीमीटर में, सॉरी, यानी कि 65 वर्षा वहां पर हुई थी। और सेंटीमीटर में याद रखना यार, देखो कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है। हमेशा वर्षा जब रहेगी ना और 60 सेंटीमीटर से नीचे जा रही है, याद रखना 60 सेंटीमीटर से नीचे जा रही है, तो मतलब वो क्षेत्र सूखे की चपेट में आ रहा है। कौन कौन सा क्षेत्र हो जाएगा, तो थोड़ा सा आपका राजस्थान का थार वाला एरिया हो जाएगा, कच्छ के गुजरात वाला एरिया, कच्छ का रन वाला एरिया हो जाएगा, ठीक है, फिर कच्छ के और थोड़ा थोड़ा एरिया कच्छ का और हो जाएगा, फिर ऊपर जाओगे तो आपका लेह लद्दाख का एरिया हो जाएगा। तो ये सारा ना बहुत ज़्यादा डेजर्ट टाइप का एरिया है, क्योंकि वहाँ पर 60 mm से भी कम बारिश हो रही है, ठीक। फिर कह रहा है कि 2019 के आंकड़े के अनुसार सर्वाधिक बारिश किस राज्य में हो रही है, तो मेघालय के गारो हिल्स जिले में। अच्छा, जिले की बात कर रहा हूँ, सबसे कम बारिश वाला जिला कौन सा है, तो लेह जिला सबसे कम बारिश वाला है। आम्र वर्षा कहाँ होती है, कर्नाटक एवं केरल में होती है। क्यों, देखिए आम्र वर्षा क्यों कह रहे हैं, देखो ऐसे सोचो कि हमारे वहाँ जून में आम पक रहा है, ठीक है, मतलब मई में आम लग रहा है, जून में पक रहा है, लेकिन हम लोग कितने अक्षांश पर स्थित होंगे, हम लोग ऑफ कोर्स, मतलब एकदम सीधी सी बात है, चूंकि उत्तर प्रदेश से होकर के कर्क रेखा गुजर रही है, तो 23.5 के आसपास ही कहीं होंगे, ठीक। लेकिन अगर आप बात करोगे केरल की, तो केरल क्या होगा, केरल पहले ही स्थित है, यानी कि 8 डिग्री 4 मिनट 10 डिग्री के आसपास ही कहीं स्थित है, ठीक है, या 11 डिग्री 12 डिग्री इसी पे स्थित है। तो वहाँ जो भी फसलें होंगी वो आपके उत्तरी क्षेत्र से पहले होंगी, ठीक है, तो उसको आम्र वर्षा इसलिए कहते हैं क्योंकि वहाँ पर तो वहाँ आम पहले पकता है, जो भी आम की मतलब खेती हो रही है वहाँ पर, ठीक है, तो बारिश मिल जाती है उसको पहले ही। तो वही बोल रहे हैं आम्र वर्षा कर्नाटक एवं केरल में होने वाली मानसून पूर्व वर्षा है। मानसून पूर्व मतलब कि जुलाई से आप मान रहे हो मतलब जून से आप मान रहे हो सितंबर तक जो है मानसून चल रहा है। मानसून से पहले जो भी बारिश हो रही है कि मार्च के महीने में हो रही है, या अप्रैल के मतलब सॉरी मार्च में नहीं होगी, लेकिन अप्रैल के महीने में हो रही है, या मई के इनिशियल डेज में हो रही है, ये सब मानसून पूर्व प्री मानसून वर्षा है, ठीक है। तो इसका नाम है आम्र वर्षा। क्यों, क्योंकि आम की फसल के लिए अच्छी होती है, ठीक है। फिर कह रहा है कि बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न तूफानों के फलस्वरूप अप्रैल माह में होती है। इस वर्षा से आम की बौरें पेड़ से टूटकर गिरती नहीं है, अतः आम की फसल अच्छी होती है। समझ में आ गया। फिर वर्ष 2019 का एक डेटा दे रहा है कि भारत की राष्ट्रीय वार्षिक वर्षा जो है 1288 mm है, इसको भी याद कर लीजिएगा। फिर अगला आता है शीतकालीन वर्षा। तो शीतकालीन वर्षा वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, पश्चिमी विक्षोभ के कारण हो रहा था। भारत में शीतकालीन मानसूनी पवनें स्थल से समुद्र की ओर चलने के कारण सामान्यतः वर्षा नहीं करती हैं, ठीक है। अधिकांश भारत में शीत ऋतु में वर्षा नहीं होती है, अपवाद स्वरूप कुछ क्षेत्रों में होती है, जो इस प्रकार है। कौन कौन से क्षेत्र हैं, तो देखिए कहाँ कहाँ पर वर्षा हो रही है। 50 सेंटीमीटर से अधिक और 25 से 50, बस दो ही हम लोग देखेंगे, बाकी तो नहीं हो रही कहीं। तो आपका 50 सेंटीमीटर से अधिक यहाँ वर्षा हो रही है। क्यों हो रही है वो मैं आपको अभी बताऊंगा, कि जो आपका पश्चिमी विक्षोभ है उस कारण से हो रही है। तो यहाँ पर देखिए हो रही है, ठीक है। मैंने बताया कि उच्च हिमालयी क्षेत्रों में कहीं बर्फ पड़ती है और कहीं भारी बारिश होती है, और उसके बाद नॉर्थ ईस्ट में बारिश करता है, फिर ये लौटते हुए आएगा तो थोड़ा बहुत बारिश यहाँ पर कर देगा। कुल मिलाकर के इतनी ही वर्षा हो रही है, ठीक है। तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण पहले उत्तर पश्चिम भारत में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली एवं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में वर्षा होती है। शीत ऋतु में सूर्य के दक्षिणायन गोलार्ध में होने के कारण पश्चिमोत्तर भारत में उच्च दाब का क्षेत्र बन जाता है। पवन प्रवाह उत्तर पश्चिम भारत से पूर्व की ओर होता है एवं भारत के पूर्वी तटीय भागों में व्यापारिक पवनों के प्रभाव से वर्षा होती है। इस समय मुख्य रूप से भूमध्य सागरीय पश्चिमी विक्षोभों से वर्षा प्राप्त हो रही है। तो सिमिलर जो चीज़ें मैंने बताई थी कि भाई पश्चिमी विक्षोभ से कुछ वहाँ से जो है हवाएं इधर की ओर आ रही हैं, हिंदू कुश श्रेणी और हिमालय के पास आती हैं और दो भागों में बढ़ जाती हैं। ये भी मैंने बताया कि जो आपका दाबीय क्षेत्र है वो नीचे रहता है, ठीक, लेकिन जब वहाँ पर दो भागों में बढ़ जाती हैं तो एक तो ऊपर हिमालयी क्षेत्रों में थोड़ा बहुत हिमपात कराती है, और दूसरी आपके हरियाणा, दिल्ली के एरिया में या पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एरिया में थोड़ी बहुत बारिश करती है। बचा हुआ जो हवाएं हैं बादल को लेकर के चली जाती हैं नॉर्थ ईस्ट में, तो वहाँ पर बारिश करती हैं क्योंकि वहाँ पर उच्च दाब का क्षेत्र बना रहता है, ठीक है।
अच्छा, कह रहा है कि शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात का कारण उपोष्ण पछुआ जेट पवनें होती हैं। अब शीतोष्ण समय जो जितने भी चक्रवात आते हैं आपके, ठीक है, यानी कि सब ट्रॉपिकल जो साइक्लोन्स आते हैं उनका कारण क्या है? उनका कारण है सब ट्रॉपिकल वेस्टर्लीज या पछुआ पवनें, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस या वेस्टर्न जेट हवाएं, ठीक है ना। अब इनका अलग अलग नाम है। कह रहे हैं कि अल्प वर्षा भी पंजाब हरियाणा आदि में गेहूं चना सरसों रबी की फसलों में सहायक होती हैं। राजस्थान में इसको मावट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मावट बोलते हैं राजस्थान में। तो अभी तक दो नाम मैंने बताया। एक तो बताया केरल वाला जहां पर प्री मानसून शॉर आ रहा है, उसका नाम मैंने बताया, उसका नाम होता है आपका आम्र वर्षा, ठीक है। अब वही जो आपका दूसरा ये था मावट, ठीक है। हिमालयी क्षेत्र में हिमरेखा के ऊपर हिमपात होता है, ये भी मैंने बताया कि जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस हो रहे हैं उससे हिमपात होता है। और नदियां जो है वर्षा वाहिनी बनी रहती हैं, मतलब नदियों में जो पानी आता है वो आपका फ्लो होता रहता है। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से उत्तर पश्चिम भारत में अत्यधिक सर्दी का अनुभव होने लगता है। औसत वर्षा लगभग 3% प्राप्त होती है। बाकी डेटा नहीं देखेंगे। दूसरा पॉइंट क्या था जाड़े में वर्षा होने का? तो दूसरा ये है कि उत्तर पूर्वी मानसून के कारण जो आपका उत्तर पूर्वी मानसून है, यानी कि एक तरह से रिट्रीटिंग मानसून का कुछ हिस्सा जो उत्तर पूर्व से चल करके आ रहा है, वो अक्टूबर से नवंबर के मध्य में तमिलनाडु, दक्षिणी आंध्र प्रदेश, दक्षिण पूर्वी कर्नाटक तथा दक्षिण पूर्वी केरल में झंझावाती वर्षा करता है। उसमें सबसे ज़्यादा पानी कहाँ प्राप्त होता है? तो तमिलनाडु में प्राप्त होता है, और केरल का इलाका लगभग अछूता रह जाता है, ठीक है। मतलब अगर 2-3% एरिया को पानी मिले तो मानेंगे कि नहीं मिला, ठीक है। उत्तर पूर्वी मानसून बंगाल की खाड़ी से जलवाष्प ग्रहण करता है, ये भी पॉइंट बता दिया था। तो रिट्रीटिंग मानसून का ये पार्ट है। अगला पॉइंट क्या है? प्राकृतिक आपदाएं। तो भाई बारिश होंगी तो बहुत सारी प्राकृतिक आपदाएं होंगी, जैसा कि आप लोग अलग अलग घटनाएं देख रहे हैं, लेकिन उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड की, जो कि पिछले साल सिक्किम में हुआ, अभी उत्तराखंड में हुआ, तो ये होता ही जा रहा है। हालांकि इस बार भी शायद सिक्किम में फिर से हुआ। तो 2 साल सिक्किम में हो चुका, और आपका उत्तराखंड में भी आप लोगों ने देखा ही था। एक बहुत पहले भी 2013 के आसपास में भी एक हुआ था। तो ये GLOF क्या होती है घटना, इसको ज़्यादा फोकस करेंगे। बाकी आपदाओं के, बाकी तो लैंडस्लाइड ये सारी चीज़ें, भूकंप, भूकंप नहीं, बाढ़ इत्यादि चीज़ें होती रहती हैं, लेकिन ये जो था वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए सारी प्राकृतिक आपदाएं देख लेते हैं, पानी के अलावा वाली भी। कह रहे हैं कि मानव पर बहुत दुष्प्रभाव डालने के लिए प्राकृतिक परिवर्तनों को प्राकृतिक आपदाएं करते हैं। कि भाई ऐसा कोई चीज़ हो रहा है जिसमें मानव के ऊपर बहुत सारी आपदाएं आ रही हैं, जिसमें ज्वालामुखी फट जा रहा है, मतलब ज़मीन से जो लावा है वो मैग्मा के रूप में बाहर आ जा रहा है। फिर भूकंप आ जा रहा है, मतलब प्लेट जो है वो किसी ना एक सबडक्ट कर जा रही है, यानी कि दो प्लेटें आपस में टकरा रही हैं, ऐसे समझ जाओ, ठीक है। कि प्लेट्स के ऊपर ही पूरा स्थल मंडल जो है सिचुएटेड है, तो कहीं ना कहीं वो प्लेट्स आपस में टकरा रही हैं या हिल डुल रही हैं, उसके कारण भूकंप आ रहा है। सागर कंप यानी कि सुनामी आ रहा है, अगर ओशेनिक प्लेट थोड़ी बहुत जो है इधर उधर हो रही है, डिस्टर्ब हो रही है। सूखा आ जाता है जहाँ पर बारिश नहीं हो रही है, ठीक है, या लेट हो गया तो उसको बोलेंगे आपका सूखा आ गया। बाढ़ यानी कि ज़्यादा बारिश हो गई, या ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड हो गया, एक ही बार जो है पानी आ गया, ठीक। चक्रवात तो सिंपल सी बात है, 2 तरह के चक्रवात अभी मैंने बताए भी कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं या फिर उपोष्णकटिबंधीय आते हैं। मृदा अपरदन तो मिट्टियाँ जो कट रही हैं, बह रही हैं। अपवाहन डिफ्लेशन, पंख प्रवाह मतलब कीचड़ बह रहे हैं, हिम, अलग अलग टाइप का। स्नो एवलांश तो आप लोग देखे होंगे पहाड़ी इलाकों में आते हैं, ठीक है। ये सब प्राकृतिक आपदाओं के उदाहरण है, लेकिन इसमें जो आपदाएं होती हैं मुख्यतः प्राकृतिक शक्तियों द्वारा उत्पन्न होती हैं। लेकिन क्यों उत्पन्न होती हैं? अब जैसे आप लोग देख रहे हो कि बहुत सारी टनल्स बन रही हैं, ठीक है, चाहे हिमालयी क्षेत्रों में बन रही है, जैसे जोशीमठ का भी जो है पूरा हम लोग कुछ दिन पहले कवरेज हो रहा था। अभी भी जोशीमठ में काफ़ी प्रॉब्लम ही है। तो जोशीमठ में हो क्या रहा है कि भाई बहुत सारी क्या की गई, ड्रिलिंग विलिंग की गई, ठीक है। तो बड़ी बड़ी मशीनों से जब पत्थरों को ड्रिल किया गया तो कहीं ना कहीं उनमें थोड़ा बहुत कंपन जो स्टोर हो जाता है, एक्चुअली वो एक तरह से कह सकते हो तो स्प्रिंग एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है, ठीक है। उसका नाम एग्जैक्टली मैं आपको बताता हूँ, या पोटेंशियल एनर्जी के रूप में उसी का एक फॉर्म है, ठीक है। तो स्थितिज ऊर्जा के रूप में कहीं ना कहीं, या उसके कन्वर्टेड ऊर्जा के रूप में स्टोर हो जाता है, और वो समय आने पर जहाँ वीक पॉइंट पाता है वहाँ से लैंडस्लाइड इत्यादि की घटनाएं होती रहती हैं, ठीक है। तो एक चीज़ और है कि हिमालय जो है उसके बारे में हमने पढ़ा, तो न्यू फोल्ड माउंटेन यानी कि नवीन वलित पर्वत है, जिसका अभी निर्माण पूरा नहीं हुआ है, मतलब वो निरंतर अभी भी निर्मित हो रहा है, ठीक है। इसके कारण से हिमालय क्षेत्र में अभी भी भू संतुलन की स्थिति उत्पन्न नहीं हुई, मतलब पूरी तरह से स्टेबल नहीं है। देखते हो कि जब हॉस्पिटल में कोई एडमिट होता है दोस्तों, तो क्या करते हैं कि अगर शुगर अप डाउन फ्लक्चुएट कर रहा है तो डॉक्टर तब तक रखे रहते हैं जब तक एक बार बिल्कुल साम्य अवस्था में नहीं आ जाता है। सिमिलर वही है कि अभी भी फ्लक्चुएशन है उस हिस्से में जहाँ पर हिमालय है, ठीक है। तो इसी कारण से
तो इसी कारण से यहाँ पर संतुलन की स्थिति उत्पन्न नहीं है। भारतीय प्लेट निरंतर उत्तर की ओर गतिशील है, मतलब हम लोग अभी भी यूरेशियन प्लेट को क्या कर रहे हैं, धक्का दे रहे हैं, हम नहीं, मतलब इंडियन प्लेट जो है। इस कारण इस क्षेत्र में भूकंप आते रहते हैं और सिस्मिक जोन 4 में पूरा एरिया आता है। जैसे जहाँ गोरखपुर और सिद्धार्थनगर ये सारा एरिया जो एकदम नज़दीक का है वो सिस्मिक जोन 4 में है। अब नेपाल की ओर जाओगे तो सिस्मिक जोन 5 में, ठीक है। तो इसी कारण जब नेपाल उपाल में भूकंप आता है तो देखते हो कि बहुत ज़्यादा डिवास्टेशन होता है। 2016 का जो भूकंप आया, 17 का, उसमें बहुत ज़्यादा वहाँ पर डिवास्टेशन हुआ था, ठीक है। उत्तरी मैदान में सामान्यतः कम शक्ति के भूकंप आते हैं। दक्षिणी पठार अपेक्षाकृत अधिक स्थिर भूभाग है। जैसे जैसे दक्षिण की ओर जाते जाएंगे तो हम लोग देखेंगे कि भूकंप का असर कम हो रहा है, ठीक है। सिस्मिक जोन 3, 2 इस तरह के एरिया में आते जाएंगे। जैसे झांसी का एरिया लोगे तो वो भी सिस्मिक जोन 3 में आता है, लखनऊ लोगे तो वो सिस्मिक जोन 3 में आता है, ठीक है। जहाँ तक मुझे याद है झांसी भी सिस्मिक जोन 3 में ही आता है, ठीक है। तो एक बार चेक करके बता लीजिएगा, ठीक है, अगर कन्फ्यूज़न होगी तो मतलब अगर मैं गलत हूँ तो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं कि जैसे जैसे दूर जाओगे ना हिमालय के हिस्सों से, वहाँ पर आप देखोगे ज़्यादा स्टेबलाइज है। कि अरावली का एरिया है तो जो दिल्ली से थोड़ा सटा हुआ है वो तो ज़्यादा अस्थिर है, लेकिन जैसे ही अरावली के थोड़े पश्चिम साइड में आओगे, आप दक्षिण पश्चिम में आओगे तो आप देखोगे काफ़ी स्टेबल एरिया है वो, ठीक। तो न्यूनतम भूकंपों ने प्रायद्वीपीय भारत की स्थिरता पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है, ठीक है। चलिए आ जाइए। फिर इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के बारे में जो मैं बता रहा था, और अन्य एजेंसियां हैं जो कि आंकड़े देती हैं, उसके आधार पर भारतीय मानक ब्यूरो यानी कि BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने भारत का भूकंप प्रतिरोधी डिज़ाइन कोड किया है। अब डिज़ाइन कोड का नाम क्या है, IS इंडियन स्टैंडर्ड 1893 पार्ट 1 2002 तैयार किया है, जो कि भारत के सिस्मिक जोन की मैपिंग करता है कि भाई कौन सा क्षेत्र किस सिस्मिक जोन में आता है। तो कुल मिलाकर के भूकंप प्रवणता की दृष्टि से 4 जोन में बांटा गया है, तो 5, लेकिन 4 जोन में टोटल यहां पर कह रहा है कि बांटा गया है, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि जोन 2, जोन 3, जोन 4 और जोन 5, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं जोन 5। तो मैंने आपको बताया कि सबसे ऊपर का जो एरिया है, ये जो मैंने बताया उत्तराखंड का एरिया हो गया, ठीक। ये आपके हिमाचल प्रदेश का एरिया हो गया, एक सेकेंड, उत्तराखंड का एरिया, हिमाचल प्रदेश का एरिया, जम्मू कश्मीर में कुछ एरिया। अब ये नेपाल है लेकिन नेपाल अपने देश में नहीं है। बिहार का टॉप वाला एरिया, ठीक है। इधर नॉर्थ ईस्ट का एरिया पूरा का पूरा, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर सारी चोटियाँ जाकर के मिल जाती हैं, फिर यहाँ अराकान, योमा, और फिर ये मुड़ते 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 जो है इधर की ओर जा रहा है। तो ये एरिया भी बहुत ज़्यादा अस्थिर है। फिर थोड़ा बहुत कच्छ का एरिया इधर जो आते हैं, आपको पता है कि गुजरात में भूकंप आया था और वहीं पर आपका एक म्यूजियम बन गया। तो ये मैंने न्यूज़ में भी कवर किया। आप लोग बताओ कि कौन सा म्यूजियम बना और कौन सा रैंक उसको मिला था, प्रिक्स वर्सेल्स पुरस्कार शायद उसको मिला था, ठीक है। और कौन से एरियाज आते हैं, तो बाकी भारत में कोई एरिया नहीं आएगा इस तरीके का, ठीक है। तो ये सारी एरिया हैं जो कि सिस्मिक जोन 5 में आते हैं, ठीक। सिस्मिक जोन 4 में आप जैसे ही आओगे तो आप देख रहे हो सिस्मिक जोन 4 थोड़ा सा यहाँ पर ब्लर है, लेकिन फोटो देखोगे तो समझ में आ जाएगा। मैं बता रहा हूँ उससे जो थोड़ा सा कम कलर्ड है, जैसे ब्लू कलर से दिखा रहा हूँ, ये पूरा जम्मू कश्मीर का फुल एरिया, लद्दाख का फुल एरिया, उत्तराखंड का लगभग पूरा एरिया, न्यू दिल्ली, ठीक है। इधर से आओगे तो ऊपर के सिद्धार्थनगर का एरिया, थोड़ा सा गोरखपुर का एरिया, बिहार का एरिया, ठीक है, ये सारा कुछ, और सिक्किम का एरिया, ये सब आते हैं सिस्मिक जोन 4 में, ठीक। फिर भुज के बगल का जो एरिया, मतलब कच्छ के बगल का जो एरिया है थोड़ा बहुत, ठीक है, काठियावाड़ इत्यादि, ये सब आते हैं उसमें आपके 4 में, ठीक है। थोड़ा बहुत महाराष्ट्र का एरिया भी इसमें दिखाता है। फिर आता है सिस्मिक जोन 3 में, यानी कि जो भी लखनऊ का एरिया जैसे मैं बता रहा था, ठीक है। उसके बाद मध्य प्रदेश में कुछ एरिया, इसके किनारे का कुछ एरिया, राजस्थान के किनारे का एरिया, ये सब आते हैं सिस्मिक जोन 3 में, ठीक है। और सिस्मिक जोन 2 में कौन आता है, तो ये आपका झांसी का एरिया, मध्य प्रदेश का टॉप एरिया, झारखंड में नीचे का एरिया, छत्तीसगढ़ का लगभग फुल्ली एरिया, ठीक है, महाराष्ट्र का पूर्वी एरिया, तेलंगाना का एरिया, ये सब आते हैं सिस्मिक जोन 2 में। तो इस तरह से आप इसको एक बारी खुद से मैपिंग करके देख लेंगे, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अब एक बार और पढ़ लेते हैं कि जैसे अगर 5 आ रहा है तो अति प्रचंड तीव्रता वाला है, वेरी हाई डैमेज, बहुत ज़्यादा डैमेज कर देगा, ठीक। चौथा आ रहा है तो डिस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, तो बिल्डिंग्स गिरा देगा, ठीक। और 5वां आएगा तो क्या हो जाएगा, केवल बिल्डिंग ही नहीं गिराया जाएगा, ज़मीन भी फट जाएगी, सड़कें फट जाएंगी, ठीक है, जगह जगह गड्ढे हो जाएंगे, इस तरह का कुछ आ जाएगा कि पूरा का पूरा, जैसे एक एरिया है तो पूरा डिवाइड ही हो गया, वो कहीं पेड़ पौधे लगे हुए हैं तो 2-4 पेड़ अंदर ही घुस गए, ठीक है, इस तरह का बड़ी बड़ी बिल्डिंगें गर्त में चली गई। 3 वाला क्या होगा, डैमेज टू बिल्डिंग, थोड़ा बहुत क्रैक्स आएगा, कहीं पुरानी दीवारें फट सकती हैं,
ठीक है। 2 वाला लो डैमेज, हिलता हुआ दिखाई देगा इत्यादि चीज़ें, जैसे जब इससे पहले आया था तो घर हिलते हुए आंखों से दिखाई दे रहे थे कुछ लोग की घर में, अगर बहुत पुराना घर है तो हल्का फुल्का कुछ चेंजेस देखने को मिले थे, अदरवाइज नॉर्मल था सब कुछ, ठीक है। तो अब उसमें अलग अलग जो है सबको कोड दिया हुआ है, तो ये भी हम लोग पढ़ लेते हैं। क्या कोड दिया हुआ है, तो कहता है कि जोन 5 की अगर बात की जाए, ठीक है, तो इस क्षेत्र को IS कोड के तहत क्षेत्र कारक 0.36 फैक्टर जो है दिया गया है, जोन फैक्टर 0.36 दिया गया है। यानी कि किसी भी संरचना पर भूकंप के फलस्वरूप गुरुत्वीय त्वरण का 36% तक क्षैतिज त्वरण अनुभूत हो सकता है। अब गुरुत्वीय त्वरण होता कितना है दोस्तों, तो गुरुत्वीयकरण होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, और इसका 36%, ठीक है, हम लोग को अनुभव हो सकता है, यानी कि लगभग 2 मीटर पर सेकंड। हालांकि मैंने कम लिखा है, एग्जैक्टली निकालोगे तो ये 3.6 आना चाहिए, क्योंकि 9.9.8 जो है 10 के नज़दीक है, ठीक। तो फिर भी हम लोग मान लेते हैं कि चलो 3 के आसपास, लगभग 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के आसपास क्षैतिज त्वरण महसूस होगा। यानी कि 3 मीटर 1 सेकंड में आप लोग मूव करोगे, यानी कि 9 फीट। समझ में आ रहा है कि अगर आप अपने छत पे हो तो सीधे जाकर के दीवार से लड़ जाओगे, इस तरह का कुछ, ठीक है। ये अत्यधिक उच्च क्षति जोखिम है। भारत के जम्मू कश्मीर का एरिया, लद्दाख का एरिया, हिमाचल प्रदेश का कुछ एरिया, उत्तराखंड, अंडमान और निकोबार में नहीं बता पाया था, इसको भी आप लोग लिख लेंगे, और पूर्वोत्तर का पूरा एरिया तो इसी क्षेत्र में आता है, ठीक है। लगभग 10.9% भाग जो है आपके सिस्मिक जोन 5 में आते हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखेंगे, ठीक है। दूसरा आता है आपका सिस्मिक जोन 4, इसको IS कोड 0.24 में 0.24 दिया जाता है, यानी कि 24% का हम लोग ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एक्सपीरियंस करेंगे। इसमें कौन कौन सा भाग आता है, तो राजधानी दिल्ली का भाग आ रहा है, गंगा का मैदान आ रहा है, गुजरात के भाग, महाराष्ट्र का कोयना क्षेत्र आ रहा है, सिक्किम इत्यादि क्षेत्र आते हैं, और कुल भूभाग का 17.3% आता है सिस्मिक जोन 4 में। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी है। सिस्मिक जोन 3 में क्षेत्र कारक, यानी कि इसका जो फैक्टर है वो 0.18 है। इसका मतलब होता है कि हम लोग गुरुत्वीय त्वरण का लगभग 18% एक्सपीरियंस करेंगे। क्षैतिज त्वरण, क्षैतिज त्वरण मैंने आपको ऐसे बताया कि अगर आप जमीन पर लेटे हुए हो या खड़े ही हो, ठीक है, तो लगभग आप अगर 9.8 को आप 10 मान लो और उसका सीधे 18% निकाल दो, तो 1.8 मीटर पर सेकंड के हिसाब से फेंके जाओगे आप। फेंके जाने का मतलब चलने लगोगे या चीज़ें मूव करेंगी, ठीक। तो सिस्मिक जोन 3 का मतलब ये हुआ क्षैतिज त्वरण के हिसाब से। इसमें लक्षद्वीप का एरिया आता है, पश्चिमी घाट, प्रायद्वीपीय भारत के भ्रंशित क्षेत्र आते हैं। प्रायद्वीपीय भारत के जो क्षेत्र फटे हुए हैं या भ्रंश वाले क्षेत्र हैं वो आते हैं, ठीक है। और लखनऊ भी आता है इसी में, ये भी मैंने आपको बताया था, और गंगा यमुना का मैदान दक्षिणी भाग इसी क्षेत्र में आता है, ठीक है। लगभग 30.4% जो है इस भूभाग इस एरिया में आता है पर सिस्मिक जोन 3 में। सिस्मिक जोन 2 जो कि अपेक्षाकृत सबसे ज़्यादा सेफ है, उसमें भारत का 41.4% एरिया आता है। इसका क्षेत्र कारक 0.10 है, यानी कि आप बहुत ही कम अनुभव करोगे अगर आ गया तो भी, ठीक है। और कर्नाटक का पठार प्रायद्वीपीय भारत के अंतर्गत आता है, सबसे कम भूकंप प्रभावित मेखला में सम्मिलित है, ठीक है। सुनामी क्या होती है, सुनामी को टी सुनामी लिखते हैं, 2004-5 के आसपास आई थी, आप लोगों को पता भी है, और बहुत ज़्यादा तबाही मची थी। उसी के बाद से NDRF का गठन हुआ था, नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड, या उसको बोलते हैं तो फोर्स होगा NDRF में, ठीक है। और हिंदी में होता है शायद उसका राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, ठीक है, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल। तो उसी के बाद से गठन हुआ था, क्योंकि हम लोग को उतना आइडिया था नहीं, और कि इस तरह की भी मतलब आइडिया तो था, लेकिन भारत उतना एडवांस नहीं हुआ था। तो जापान का कुछ इलाका, थाईलैंड के कुछ इलाके, चाइना का जो इलाका है, तो ये फिलीपींस के इलाके बहुत ज़्यादा डिवास्टेटिंग आया था। और लगभग उसमें मुझे जहाँ तक याद है कि जो बातें होती थी कि लगभग 30 फुट ऊंची लहरें, 30-36 फुट ऊंची लहरें जो है उसमें से उठ रही थी, ठीक है। तो एक जापानी शब्द है, सुनामी भी वहीं से आया हुआ है, जिसका नाम है हार्बर, और नामी मतलब वेव, यानी कि हाई पावर्ड कमेटी ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट की रिपोर्ट के अनुसार, मतलब समझ रहे हो ना, हार्बर वेव की बहुत ऊंची वेव उठने की स्थिति को सुनामी कह रहे हैं। क्या होता है, तो ओशियनिक प्लेट का डिस्टर्बेंस हो रहा है वहां पर, तो इस कारण से सुनामी आ रही है, ठीक है। तो जो हाई पावर्ड कमेटी ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट की रिपोर्ट है 2001 में, उसके अनुसार सुनामी समुद्र में भूकंप, भूस्खलन, ज्वालामुखी जैसी घटनाओं से पैदा होती है, ठीक है। तो अगर भूकंप आ गया किसके अंदर, समुद्र के अंदर, या भूस्खलन हो गया, एवलांच जिसको बोलते हैं, लैंडस्लाइड हो गई, ठीक है, एक प्लेट दूसरे के ऊपर सरक गई, ठीक, या ज्वालामुखी हो गया, अंदर ही कोई वल्केनो आ गया, ठीक है, तो इस कारण से जो है पैदा होती है।
अच्छा, ये जो वॉल्केनिक ब्लास्ट है इसका एग्जांपल कब मिला था? तो 2022 के लास्ट में, मतलब 2022 के लास्ट में 2023 में भी ये न्यूज़ चल रही थी, ठीक है। तो हुंगा टोंगा होंगा करके एक हैपेई वॉल्केनो था, वो ब्लास्ट हुआ था, ठीक है। तो टोंगा, बस जान जो टोंगा जगह है वहाँ पर एक वॉल्केनिक ब्लास्ट हुआ ओशियन के अंदर। तो बिल्कुल ऐसा हिरोशिमा नागासाकी से भी बड़ा स्ट्रक्चर जो ऐसे फॉर्म करते हुए दिखाया, मतलब वो जो फूल गोभी जैसा नहीं बनता है जब न्यूक्लियर बम फूटता है, उस तरह का कुछ ऐसे फटता हुआ दिखाया था, ठीक है। अधिकांश सुनामी समुद्र अधः स्थल पर आए भूकंपों से पैदा होता है। मतलब बेसिकली जो है, जो भी भूकंप आते हैं उसी कारण सुनामी पैदा होता है। सुनामी को बंदरगाह लहरें या भूकंपी समुद्र लहरें भी कही जाती हैं। एक चीज़ और होता है, जब देखिए सुनामी आने वाली रहती है उसके कुछ समय पहले जो समुद्री लहरें हैं, जो कि हमेशा आप देखते हो कि बीच की ओर बहती हुई प्रतीत होती हैं, वो पीछे की ओर जाने लगती हैं, ठीक है। मतलब बीच से पीछे की ओर, समुद्र की ओर भागने लगेंगी, ठीक है। फिर भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर का परिचालन 2005 में हैदराबाद से किया गया था। 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में सुनामी आया था, जिसमें भारत का कोरोमंडल तट जो है सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ था। कोरोमंडल कौन सा आपका तट है? तो ये जो आपका तमिलनाडु से लेकर के ऐसे ऊपर उड़ीसा तक का कोस्ट पड़ता है, इसको हम लोग कोरोमंडल तट कहते हैं। कोरोमंडल का तट जो है, कह रहा है कि प्रायद्वीपीय भारत के पूर्वी तट पर उत्तर में फॉल्स डीवी पॉइंट से लेकर के दक्षिण में कन्याकुमारी तक होता है, ठीक है। तो फॉल्स डीवी से लेकर के कन्याकुमारी तक को कोरोमंडल कोस्ट कहते हैं। तो फॉल्स डीवी, उस समय शायद उड़ीसा बोला था मैं, तो फॉल्स डीवी जो तट है ये आपका आंध्र प्रदेश में स्थित है, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश से लेकर के दक्षिण में कन्याकुमारी, यानी कि जो अंतिम लैंड पॉइंट है, ठीक है, यहाँ तक, यहाँ से लेकर के फैला हुआ है आपका कोरोमंडल। आईएमडी जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, की स्थापना 1875 में हुई थी, ये भी जान लीजिए, और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन ये आता है, ठीक है। और वहीं बात करें भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान की, यानी कि इंडियन ट्रॉपिकल मौसम मेट्रोलॉजी, या रुकिए, हाँ ठीक है, इसको IIMT भी बोल सकते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी, ठीक है। तो ये और भारतीय मौसम विज्ञान का उप निदेशक स्तर का कार्यालय जो है वो दोनों पुणे में स्थित है। आप याद करिएगा, IIMT जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी, ठीक है, ये जो इंस्टीट्यूट है ये आपका पुणे में स्थित है। मौसम विज्ञान विभाग का मुख्यालय सर्वप्रथम कोलकाता में बना था, जिसे अब इतनी कहानी जानने का कोई काम नहीं है, छोड़ दीजिए। फिर कुछ और चीज़ें हम लोग जानते हैं। अब इसके अलावा चक्रवात की कुछ चीज़ें हैं, ठीक है, और कुछ और चीज़ें बची हैं, जिसमें एक टॉपिक मैं अभी पढ़ दे रहा हूँ। जो चक्रवात वाला पोर्शन है उसको पिक्टोरियल व्यू के साथ हम लोग को देखना है, तो उसको नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। कह रहा है किसी नदी या तटीय भाग में उच्च जलस्तर की उस स्थिति को बाढ़ कहते हैं जिसमें भूमि का कुछ भाग जलमग्न हो जाता है। सीधी सी बात है यार कि भाई जलस्तर बहुत ज़्यादा बढ़ गया और उससे आसपास के गाँव या जनमानस प्रभावित हो गया, पीने का पानी नहीं मिल रहा है, घरों में पानी घुस गया, तो उसको कहेंगे बाढ़ आ गई, ठीक है। मानसून की अनिश्चितता तथा अनियमितता का दूसरा महत्वपूर्ण परिणाम बाढ़ों का आना है कि भाई मानसून अगर गलत टाइम पे आया, यानी कि थोड़ा सा जैसे समझो कि लेटर हाफ में अगर बारिश हो रही है, कि जून से आप सितंबर तक सोच रहे हो कि बारिश होगी, मानसून आएगा, लेकिन अगर पूरा जून और जुलाई खाली चला जाए और अगस्त सितंबर और अक्टूबर तक काफ़ी बारिश हो जाए, तो बारिश क्या उतना इवोपरेट पानी हो पाएगा? क्योंकि उतनी गर्मी नहीं पड़ेगी, अब धीरे धीरे गर्मी कम पड़ने लगेगी। तो जब उतना पानी इवोपरेट नहीं होगा और बारिश ज़्यादा हो जाएगी, तो फिर बाढ़ जैसी स्थिति आनी है, ठीक है। केंद्रीय जल आयोग ने बाढ़ों की गणना के लिए बाढ़ पूर्वानुमान संगठन फ्लड फोरकास्टिंग ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की। इस संगठन ने देश के 22 बाढ़ प्रभावित राज्यों और 3 के शासित प्रदेशों में 328 स्टेशनों को चिन्हित किया था। अब ये पुराना डेटा है, थोड़ा सा यहाँ पर अपडेट करना होगा, ठीक है, जिनमें सर्वाधिक 44 स्टेशन उत्तर प्रदेश में। बस ये जानना है कि बाढ़ वाले जो मैक्सिमम स्टेशन है वो कहाँ पर है, तो उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश बाढ़ प्रवण क्षेत्रों के उच्च बाढ़ प्रवण, मध्य बाढ़ प्रवण एवं निम्न बाढ़ प्रवण क्षेत्रों में विभक्त किया जाता है। अब एक चीज़ और बता रहा हूँ, उत्तर प्रदेश में इतनी ज़्यादा बाढ़ें क्यों आनी है? क्योंकि जो मुख्य नदी गंगा है 2525 किलोमीटर लंबी, वो मैक्सिमम पोर्शन कहाँ से गुजरता है, तो उत्तर प्रदेश से गुजरता है। कि भाई बिजनौर से एंट्री ले रही है उत्तर प्रदेश में, और जो है जाते जाते बिहार, फिर वेस्ट बंगाल चली जा रही है, ठीक है। तो मैक्सिमम पोर्शन यहाँ गुजर रहा है, और बहुत सारी नदियाँ भी हैं, कुछ हिमालयी नदियाँ हैं और कुछ आपकी जो है उसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, जो भी यमुना और उसकी सहायक नदियाँ, सोन इत्यादि नदियाँ, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा पोर्शन में इस दोआब को पानी मिलता है, इस कारण बाढ़ आने की जो संभावना है वो भी बहुत ज़्यादा है। उच्च बाढ़ प्रवण मतलब कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फ्लड जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा है।
इस क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के कुल बाढ़ क्षेत्र का 48% एरिया आता है, मतलब 50% जो लगभग एरिया है वो उच्च बाढ़ प्रवण का एरिया है यूपी में। और ये जो है पूर्वी क्षेत्र को आच्छादित करता है, यानी कि पूर्वी यूपी जो है, जो आपका हम लोग के साइड का यूपी है, जहाँ गोरखपुर या उसके बगल का कुशीनगर, ये सब जो एरिया है ये उच्च बाढ़ प्रवण का क्षेत्र आच्छादित करता है। 22 बाढ़ प्रभावित राज्यों में 43 स्टेशन के साथ बिहार दूसरे नंबर पर है। ठीक है, फिर आता है चक्रवाती तूफान के बारे में, तो इसको मैं पिक्टोरियल व्यू से दिखाऊंगा, इसको आज हम लोग नहीं करेंगे। लेक्चर कैसा लगा आप लोग बताइएगा। थ्योरी के साथ मैं मिक्स करना चाह रहा हूँ और प्रॉपर पेशेंटली जो है क्लासेस लेकर के चल रहा हूँ। मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि पैनिक मत होइए। आपको टोटल जो क्लासेस लेनी है 108 डेज में, वो मुश्किल से हम मतलब मुझे और मैम की क्लास को मिला करके 1.5 घंटा खर्चा होता है। ठीक है, और उसको भी अगर आप 1.5x पे देखो या जैसे भी आपको कंफर्टेबल हो, अगर 1.75 पे हो तो 1.75 पे देख लो। 1.5x पे अगर देखते हो तो मुझे लगता है 1 घंटे में आप 2 क्लासेस अगर आती हैं दोनों तो आप वो ख़त्म करो। उसके साथ में जो मेरी घटना सार की क्लासेस है, मैं आपको कहता हूं कि नंबर ऑफ टाइम्स उसको रिपीट करो। अगर आप 10 बार देख सकते हो तो 10 बार रिपीट करो। ठीक है, मैं सच बता रहा हूं कि मैं खुद अपनी क्लासेस कई बार देखा, मतलब 2 बार देखा मैंने। पहली बार तो इसलिए देखता हूं कि क्लासेस कैसी बनी है, और दोबारा मेरे किसी फ्रेंड ने कहा कि इस बार क्लासेस ज़्यादा इफेक्टिव बनी हुई हैं, तो मैंने उसको फिर से एक बार ही देखा। ठीक है, तो आप लोग से बस इतना चीज़ कहना चाहता हूं कि करंट का जो पोर्शन है उसको बार बार रिपीट करिए। जो स्टैटिक पोर्शन हम लोग रिवाइज करा रहे हैं उसको इसी के साथ रिवाइज करिए। और उसके अलावा अभी मैंने देखा है कि रमाशंकर सर शायद लाने वाले हैं, तो उनका प्री तो कभी नहीं रुकता। उनके बारे में मैंने ये भी सुना है कि एक्यूरेसी बहुत तगड़ी है, मतलब बातचीत भी हम लोग की, लेकिन उनकी एक्यूरेसी बहुत ही सही है कि अगर 120 क्वेश्चन करके आए वो, तो 112 क्वेश्चन उनके करेक्ट होते हैं। ठीक है, तो उनकी क्लासेस जरूर देखिए। और बाकी टाइम अगर आप 8 घंटे का शेड्यूल बनाए हो इस समय पढ़ाई करने के लिए, ठीक है, कुछ लोग 12 घंटे भी सोच रहे हो, लेकिन 8 घंटे का अगर बनाए हो तो 1 घंटे हमारी क्लासेस को, 1 घंटे करंट की क्लास को। ठीक है, उसके बाद रमाशंकर की क्लास देखने के बाद, रमाशंकर सर की क्लास देखने के बाद 2.5 घंटे अगर टोटल खर्चे होते हैं तो 3.5 घंटे जो बच रहे हैं आपके पास, ठीक है, उसमें केवल और केवल PYQ, और अगर टेस्ट सीरीज सॉल्व करने का मन है तो अलग से फिर 1 घंटा रखो उसके लिए, 1 घंटे में टेस्ट सीरीज। ठीक है, तो इस तरह से कुछ अपने टाइम को डिवाइड करके करते रहिए। और एक बात और बता रहा हूं कि कोई भी चीज़ छोड़नी नहीं है, कि अगर आप स्टार्ट किए 108 दिन की सीरीज और पैनिक होकर के छोड़ रहे हो कि हम कुछ और पढ़ लेंगे, तो बाबू देखो ऐसा है ना कि जब पैनिक होकर के कुछ पढ़ोगे तो कुछ नहीं उखड़ेगा। सीधी बात समझ लो। मैं हमेशा कहता हूं कि 80% सिलेबस कवर करके एग्जाम क्रैक हो जाएगा, लेकिन आप 100% कवर करके ऊपर ऊपर का कुछ नहीं क्रैक कर पाओगे। तो कोशिश करो कि जितनी चीज पढ़ ली हो उसको रिवाइज करना शुरू करो, PYQ करना शुरू करो, टेस्ट सीरीज लगाना शुरू करो, और 1.5 से 2 घंटे केवल यूट्यूब पे आपको देने हैं। वो चीज आप कैसे देते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।